हाँ भाई, तो यहाँ पे हमें केटीजी का डेरिवेशन देखना है, राइट? तो अब मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसका हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें स्कूल में आ जाता है कई बार डिराइव करने के लिए, है ना। तो देखो भाई, जैसे एकदम ध्यान से देखना, जैसे ये अपना है कंटेनर, इसको देखो, पहले तो हम 3 एक्सेस बना लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, राइट। अब इसमें हम बना लेते हैं आपका कंटेनर। ठीक है, तो ऐसे, फिर एक सेकेंड, ये, और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, आप लोग भी बना लो क्यूबॉइड अपनी कॉपी में। क्यूब, सॉरी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब। है ना। तो ये इस तरह से अपना एक क्यूब जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब देखो, इस क्यूब को एक कंटेनर माना हुआ है ना। ये जो कंटेनर है, इसका ये वाला जो कोना है पीछे वाला, मतलब लोअर लेफ्ट बैकवर्ड कॉर्नर, है ना, ये जो कॉर्नर है इसको हमने रखा है ओरिजिन पे, राइट। तो जब आपने आपने इसको ओरिजिन पे रखा है, तो अब ये देखो, ये क्यूब के फेसेस हो गए, है ना। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 4 और 2 6, तो 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं। अब जैसे कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो ये, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, है ना। मान लो ये किसी रैंडम यू डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना। तो हमने इसके कंपोनेंट कर दिए, राइट। फिजिक्स में सीखा है हमें कंपोनेंट करना आता है। तो इस यू के हमने कंपोनेंट कर दिए, कैसे, यू एक्स यू वाई यू जेड में, है ना। तो ये इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो यू एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में यू वाई हो गया, और जेड डायरेक्शन में यू जेड हो गया, है ना। कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। बताओ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन चालू होता है। तो ये जो यू बार है ना, यू बार एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको अब मैं अगले पेज पे यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। आपका जो यू बार है वो किसके बराबर होगा, ये आपने फिजिक्स में सीखा होगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। है ना, प्लस यू जेड के कैप, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो, जो ये वाला पार्टिकल है, कहीं पे डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। जो ये वाला पार्टिकल है, वो मान लो कि सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस फेस से टकराएगा, है ना। कौन से फेस से? राइट वाले फेस से, दिस फेस, है ना। तो जिस फेस से टकराने की हम बात कर रहे हैं उसको शेड कर देते हैं, इस फेस से टकराने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस फेस का नाम क्या है, ए बी सी डी, राइट। तो एबीसीडी फेस से द पार्टिकल इज गोइंग टू कोलाइड, है ना। भाई सीधी सी बात है कि आप प्रेशर की बात कर रहे हो, तो प्रेशर तो तभी पड़ता है जब कोई मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करे, है ना। तो इसलिए हम कोलिजन से स्टार्ट कर रहे हैं अपने डेरिवेशन को। तो जैसे ये मॉलिक्यूल यू बार वेलोसिटी से कोलाइड करेगा, तो देखो, कोलिजन से इस पे आएगा क्या, मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम पी आई वेक्टर, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो देखो, अभी हम जो है वो कोलिजन को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अभी हम केवल एक्स कंपोनेंट को डील कर रहे हैं, है ना। वाई और जेड कंपोनेंट्स को हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। मतलब इस डेरिवेशन में ऐसे ऐसे कहा जाता है कि आप किसी एक डायरेक्शन के लिए सिचुएशन कैलकुलेट कर लो, वो सिचुए वो सिचुएशन रफली तीनों डायरेक्शंस के लिए सेम होगी, ठीक है। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है वो रैंडमली सारे डायरेक्शन में बराबर मूव करते हैं, है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे डायरेक्शन में जो सिचुएशन है वो सेम टाइप की जा रही होगी। ये बात समझ में आई तुमको जो अभी मैंने बोला? मतलब
इसको मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे वाटर है ना, जैसे आप एक कंटेनर में जब आप पानी भरते हो, ध्यान से सुनना, एक कंटेनर में जब आप पानी भरते हो तो पानी का जो प्रेशर है वो ऑफ कोर्स नीचे वाले फेस पे सबसे ज्यादा फील होता है ना, नीचे वाले फेस पे सबसे ज्यादा फील होगा, इन फेसेस पे थोड़ा कम फील होगा, और इस फेस पे तो पानी का प्रेशर फील ही नहीं होगा क्योंकि पानी इस पे अपना फोर्स लगा ही नहीं रहा है। सही कह रहा हूँ ना? यस सर। तो ये तो चलो एक नॉर्मल लिक्विड की बात हुई। गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। गैस में हम क्या कहते हैं कि भाई वो तो हर जगह सिचुएशन सेम रहती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर में बराबर फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि आप किसी भी एक डायरेक्शन में सिचुएशन कैलकुलेट कर लो, वो सिचुएशन तीनों ही डायरेक्शन में, जो एक्स में है वही वाई में होगी, वही जेड में होगी। लॉजिकल है ये बात, राइट? बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो देखो, ये जो है ये इनिशियल मोमेंटम है ना, इनिशियल मोमेंटम है ये एक्स डायरेक्शन में। तो देखो इसका इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है ना, एम वी। तो एम इंटू यू एक्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आई कैप, आई आई कैप, एम यू एक्स आई कैप, है ना। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। अभी हम केवल एक डायरेक्शन में चीजें डिराइव कर रहे हैं और उसी को हम जनरलाइज कर देंगे तीनों डायरेक्शन के लिए, राइट। तो ये हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला एक्स डायरेक्शन में, है ना। मतलब कब, जब ये यू एक्स वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पार्टिकल यहाँ से ऐसे टकराया, अब टकराने के बाद ये वापस आएगा, है ना। मतलब एक्चुअल में तो पाथ ये होगा, देखो एक्चुअल में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो मान लो ये यहाँ पे टकराया, है ना, और टकराने के बाद ये इस तरह से मूव किया। ठीक है, तो हो सकता है कि टकराने के बाद अब ये जो नई वेलोसिटी है ना, इसका भी एक्स कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। सही कह रहा हूँ? ये थोड़ा सा मैं जूम करके बनाता हूँ। देखो मॉलिक्यूल ऐसे आया, है ना, और टकरा के फिर ये वापस ऐसे जा रहा है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो ये u2 वेक्टर हो जाएगा, ये u1 वेक्टर हो जाएगा, u1 वेक्टर। यस सर। तो u2 वेक्टर का भी आप कंपोनेंट निकाल सकते हो, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और जो प्लेन के बाहर आएगा वो क्या होगा, z कंपोनेंट। सही है। यस सर। तो इसी तरह से देखो, टकराने के बाद इसकी स्पीड चेंज होगी, है ना, स्पीड चेंज होगी। तो चेंज स्पीड को मान लो हमने u2 बोला है, तो मोमेंटम भी, मतलब वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम पी एफ वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस एम यू एक्स आई कैप, है ना। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर जैसे वेलोसिटी यू एक्स है तो यहाँ पर भी अपन ने यू एक्स ही क्यों ले ली, इसका इसका रीजन क्या है। हमें कैसे पता कि वेलोसिटी सेम है, चेंज हो गई होगी तो। कोई आंसर दे सकता है इस सवाल का? बोलो भाई, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और मेरे को बताओ क्या संभावित आंसर हो सकता है, क्या पोटेंशियल आंसर हो सकता है। अरे भैया, इलास्टिक कोलिजन, कल अपन ने लिखा था ना, कोलिजन आर इलास्टिक, लिखा था अपन ने। यस सर। तो इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब था कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, है ना। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल रहेगी। ठीक है, तो मतलब कोलाइड होने के बाद कुछ एनर्जी लूज नहीं करेगा, कुछ उसी एनर्जी से लूज चलता नहीं है। करेगा इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन हमने एज्यूम किया है ना, तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लूज होती ही नहीं यस है ना। सर। ऑफ कोर्स रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, अभी हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। केटीजी का जो मॉडल है वो गैसेस के आइडियल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके फॉर्मूला बनाया गया, तभी इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है ना। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर यूएक्स लिया है हमने, यहाँ पर भी वैल्यू क्या ले ली, यूएक्स। बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यस हो गया, सर। देखो ये हो गया अपना फाइनल मोमेंटम उस पार्टिकल का, है ना। अब अब हम देखेंगे नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा पी का मतलब क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सही कह रहा हूं? यस सर। तो पी फाइनल की वैल्यू क्या है, माइनस, ये है माइनस एम यू एक्स आई कैप, और पी इनिशियल की वैल्यू क्या है, एम यू एक्स आई कैप, है ना, एम यू एक्स आई कैप। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 mu x आई कैप, राइट, यस सर। है ना। और अब अपन को निकालना है क्या, अब हमको निकालना है कि भाई टाइम कितना लगा दो सक्सेसिव कोलिजन में। ठीक है, तो सबको ये वाला टर्म तो समझ में आ गया ना, चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला। ठीक है, एक एक टर्म समझते जाना लॉजिकली, है ना। देखो अब अगला जो टर्म है वो हमें ये निकालना है कि टाइम कितना लगेगा सक्सेसिव कोलिजन में। अब सक्सेसिव कोलिजन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, इस फेस से टकराया, तो यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ, फिर ये टकरा के वापस जाएगा, दूसरे फेस से टकराएगा, दूसरा कोलिजन हुआ। तो ये जो दो कोलिजन हुए, इन दोनों कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगा, समझ में आ रहा है। अगला टर्म क्या है, टाइम, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव सर कोलिजन्स वो वर्ड मतलब समझ में आया क्या सबको। सर वो ऑपोजिट फेस से टकरा रहा है, मतलब उसको कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम ये थोड़ी देर के लिए ये मान रहे हैं कि जो पार्टिकल है, कि मान लो वो यहाँ से टकराया, तो फिर वो सामने वाले फेस पे जाके टकराएगा, है ना। तो जो यू एक्स फिर है, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर होगी, और फाइनल बाद वाली वेलोसिटी भी यहाँ पर होगी, यू एक्स, है ना। यस सर। तो अब टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स कितना होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस टू एल। ठीक है, तो अब टू एल डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो ये जो एक साइड है इसकी लेंथ इन्होंने मानी है एल, है ना। ये जो एक साइड है इसकी लेंथ इन्होंने मानी है क्या, एल, राइट। तो अब एक मिनट रुको, इसमें एक अपन से गड़बड़ी ये हो गई कि जो टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन है ना, वो हम सेम फेस पे कंसीडर करेंगे, है ना। सेम फेस पे क्यों कंसीडर करेंगे, देखो मैं उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। क्योंकि आप जो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना, जो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो वो आप किसी एक फेस पे पहले कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। फिर आप इस तरह से बोलोगे कि भाई जो इस फेस पे जो प्रेशर आएगा वही प्रेशर पूरे कंटेनर पे होगा। सही बात है क्या, अभी जो मैंने लाइन यस बोली वो सबको समझ में है कि भाई जो जो प्रेशर ये सरफेस फील कर रहा होगा वही प्रेशर सारे सरफेसेस फील कर रहे होंगे। सही कह रहा हूं ना, बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पर देखो हमको एक्चुअली ये निकालना है कि ये सरफेस कितना प्रेशर फील कर रहा है, तो उसके लिए कोलिजन भी हमको इस सरफेस पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो ये पहला कोलिजन हुआ, फिर ये सामने से टकरा के फिर वापस यहाँ पे आएगा तो दूसरा कोलिजन होगा। तो इस फेस पे दो सक्सेसिव कोलिजन्स की बात हो रही है। तो जब पहला कोलिजन हुआ उसके बाद इसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, सामने से टकराया फिर वापस आया, फिर दूसरा कोलिजन हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, बताओ, टू। 12, राइट। तो देखो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इज डिस्टेंस 2l अपॉन स्पीड, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, करा, ये जो 2l डिस्टेंस है उसने किस स्पीड से ट्रेवल करा, यूएक्स स्पीड से, यस सर। है ना। ये 12 के ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो तुम लोग बाद में जब डेरिवेशन पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि हमने ये 12 क्यों लिखा है ना। वी आर कैलकुलेटिंग प्रेशर ऑन वन सरफेस, है ना। सो सो टू सक्सेसिव कोलिजन्स
ऑन सरफेस ABCD। ये जो लाइन है ये आपके समझने के लिए है, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से लिखा है। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? ये इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि ये हमने यहाँ पे वैल्यू 12 क्यों लिखी है ना, क्योंकि किताब में ये चीज आपको एक्सप्लेन्ड नहीं मिलेगी। समझ में आया? यस सर। तो अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन टर्म की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, देखो बस ऐसे ही समझ लो, है ना, कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कुछ तो बताओ। सुना हुआ है क्योंकि तुमने ये वर्ड, ये मुझे पता है, बोलो। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड होती है ना। हाँ यस सर। फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मैथ्स के हिसाब से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में वो ऑब्जर्वेशन आपको जितनी बार दिख रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे। हाँ मतलब ये, वो तो साइकिल, वो तो स्पेसिफिक पेंडुलम के लिए हो गया, मैं तो जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की, कि जैसे मैं 1 घंटे में अगर 5 बार छींकता हूँ तो मेरी जो स्नीजिंग फ्रीक्वेंसी है वो 5 पर सेकेंड है, 5 स्नीजेस पर सेकेंड। समझ रहे हो? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मतलब है कि एक सेकेंड में वो कितनी बार कोलाइड करता है पार्टिकल। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, देखो, सक्सेसिव कोलिजन्स में कितना टाइम लगा, है ना, तो 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स होंगे, 1/t। सही कह रहा हूं ना? यस सर। भाई जब एक कोलिजन हो चुका है और दूसरा कोलिजन होने वाला है, उतने में कितना टाइम लगा, इसको आप यूनिटरी मेथड से देख सकते हो, बहुत सिंपल है। एक कोलिजन तो हो चुका है और दूसरा कोलिजन होने वाला है ना, उतने में मान लो आपको 10 सेकेंड लग गए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई, या चलो इसको ऐसे कर लो, 0.1 कर लो तो और सही रहेगा। एक कोलिजन कंप्लीटली हो चुका है और वो दूसरी बार टकराने वाला है ना, इतने में आपको कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स होंगे, 1/0.1, मतलब 10 कोलिजन्स। सही कह रहा हूं ना, यूनिटरी मेथड। यस। हाँ हाँ। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/टाइम, वही हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ये अपन ने फॉर्मूला उसमें भी पढ़ा है फिजिक्स में, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, याद है ना भाऊ, बोलते जाओ। यस सर। हाँ तो यस सर। इसको चाहो तो लिख लेना साइड में रफ में, तो इससे तुम्हें ये याद आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी हम निकालते कैसे है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब देखो, तो ये हो गया फॉर्मूला अपना। फ्रीक्वेंसी का हमेशा से यही फॉर्मूला होता है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है, या 1/टाइम। तो टाइम तो आप यहाँ पे निकाल चुके हो, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ux/2l, है ना, ux/2l, ठीक है। तो ये तो चलो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, है ना। मेन पॉइंट हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, है ना, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या बोलते हैं इसको, हम फोर्स बोलते हैं, क्या ये बात सबको पता है? फिजिक्स में ये बात आपको पढ़ाई गई होगी, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है क्या? हाँ यस सर, याद है थोड़ी। है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, वही होता है ना कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा आपको, या तो पढ़ा दिया होगा या नहीं पढ़ाया होगा, तो पढ़ाया जाएगा, dp/dt इज फोर्स, है ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम,
तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वही होता है फोर्स। सही कह रहा हूं क्या? बताओ, किसी को एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए इस बात का? सर वही है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ हाँ वही है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट का मतलब वही होता है ना कि पर यूनिट टाइम क्या वो चल रहा है। जैसे अपन स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस सर। dx बाई dt, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब आप 5 मीटर अगर 2 सेकंड में कैलकुलेट कवर कर रहे हो, तो 1 सेकंड में आप कितना कवर कर रहे हो? 2.5 मीटर। यस सर। तो ये वही हो गया ना, वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होता है। फीलिंग आ रही है ना लैंग्वेज की? यस सर। ठीक है, तो बस अब ये कहानी अपन को समझ में आई गई। तो फोर्स को अपन इसका मतलब मैथमेटिकली लिख सकते हैं dp बाय dt, या आप इसको और बेटर है ऐसे लिख लो, डेल्टा p बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा p बाय डेल्टा टी करके लिख लो। तो डेल्टा p तो हमने कैलकुलेट किया है। देखो, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, है ना? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, तो हम नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करते, हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी तो कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी बताओ भाई। 2m(ux). यस सर। सही कह रहा हूं ना? तो अभी यस। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम ये आई कैप वो भी हटा देंगे, है ना? हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ये हो जाएगा 2m(ux). ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब आप लेते हो तो माइनस साइन आप कंसीडर नहीं करते हो, तो 2m(ux). एक मिनट यार, 2m(ux) डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना? डेल्टा टी मतलब कितना? डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा? वही टी, है ना? क्योंकि टी टाइम आपको लग रहा है सक्सेसिव कोलिजन्स में, तो टी कितना है? 2l/ux। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2l/ux। सही कह रहा हूँ? सर इन 1 सेकेंड है ना लेकिन। इन 1 सेकेंड? अरे मैंने अभी तो समझाया यार तुम्हें। देखो, रेट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप 5 मीटर 2 सेकंड में कन्वर्ट 2 सेकंड में कवर कर रहे हो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा ना? हाँ यस सर। तो वही तो किया है यहाँ पे कि जो हमारा जितना भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसको जो भी आपका टाइम है, तो टी टाइम यहाँ पे रखो तो डिनोमिनेटर में, तब तो डिवाइड करोगे ना वैल्यू को। डायरेक्ट थोड़ी ना अपन 1 सेकंड डाल देंगे, नहीं तो फिर 5 ही आंसर आ जाएगा। यस सर। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो जब आप टाइम रखोगे यहाँ पे, अब जो आपका आंसर है वो आएगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड में। समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए हमने जो टाइम है, वो जो टाइम है वो हमने उठा के यहाँ पे रखा है ना? डेल्टा टी मतलब टी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है ना? आप चाहो तो बस डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम और टाइम निकालने के बाद डायरेक्ट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये बस ऐसी आपको समझाने के लिए था, एक एडिशनल पॉइंट, राइट? ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हमारा जो एक्सप्रेशन है सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 2m(ux²/2l। सही है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mu(x²/l। तो ये अब अभी अपना ये एक पार्ट खत्म हुआ है ना? तो अभी अपन ने क्या कैलकुलेट किया है? ये जो फोर्स है ये कितने मॉलिक्यूल का है? ये जो फोर्स है ये अभी एक मॉलिक्यूल का है, एक्स डायरेक्शन में, राइट? सही कह रहा हूं ना? सर ये फोर्स एक कोलिजन के लिए, 2 कोलिजन में। ये जो फोर्स है ये एक कोलिजन के लिए, एक बार जब यस। कोलाइड करेगा मॉलिक्यूल, है ना? और दूसरी बार जब वो कोलाइड करने वाला होगा, मतलब देखो, सर दोनों बार सेम ही होगा ना वैसे। एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ। मॉलिक्यूल जो है वो, ये जैसे इसके आमने सामने के दो फेसेस हैं ना, ये
आमने सामने के दो फेसेस है, मॉलिक्यूल एक बार कोलाइड किया, फिर वो वापस गया, फिर वो दूसरी बार कोलाइड करने वाला है। तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स, दूसरा कोलिजन होने वाला है और पहला हो चुका है ना। तो दो कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, वो बीच का जो टाइम है वो उसको हम एक कोलिजन का टाइम बोलते हैं। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो फिर से ये मॉलिक्यूल वापस जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, है ना। फिर से ये मॉलिक्यूल जाएगा, ये फिर कोलाइड करेगा। तो एक कोलिजन का जो टाइम है वो तो हम इतना ही बताएंगे ना, है ना। यस सर। यहां से स्टार्ट हुआ, ये एक कोलिजन हो गया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, ये दूसरा कोलिजन हो गया। तो जो टाइम है वो हम इतना इतना कैलकुलेट करेंगे ना एक कोलिजन के लिए। यस सर। समझ में आ सर एक गया डाउट आयुष? है सर। हाँ पूछो। सर हर बार कोलिजन करेगा तो सर उसका सेम ही फोर्स आएगा क्या, आइडियली मतलब? हाँ वही है ना कि हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस मान ही नहीं रहे हैं ना, आइडियल कंडीशन है इलास्टिक। सर हर कोलिजन पे सेम ही आएगा मतलब, आइडियली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का कहीं लॉस ही नहीं हो रहा है ना। यस सर। तो ऐसा है कि मॉलिक्यूल अपने आप चल रहा है, हम बाहर से कोई फोर्स उस पर लगा नहीं रहे, वो अपने आप चल रहा है और उसकी एनर्जी भी लूज नहीं हो रही। तो अपने आप वो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते रहेगा, तो इसलिए फोर्स जो है वो सेम ही आएगा, है ना। यस सर। तो ये देखो, ये अपना आ गया चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है ये क्या है, दिस इज फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, है ना। ये दिस इज फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये तो चलो हमने एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया, क्या कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल होगा, बताओ। बोलो भाई, नो बोलते सर। जाया करो रे। नो सर। हाँ एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो फिर हमको सबके कारण कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अगला टर्म लिखो फिर, फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। सारे मॉलिक्यूल्स के कारण क्या फोर्स आएगा, है ना, उस सरफेस पे। ठीक है, ये वाला जो फेस है इस पे अभी अपन ने एक मॉलिक्यूल का फोर्स कैलकुलेट किया है, हम सारे मॉलिक्यूल्स का फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि उसमें कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये जो हाँ जी कंटेनर सर। है इसमें इस तरह के कैपिटल एन सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कैपिटल एन जस्ट एक नंबर है, रैंडम नंबर अपन ने ले लिया कैपिटल एन। तो फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल देखो कितना होगा, लॉजिक एकदम लॉजिकली देखना। तो देखो हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो सकती है ना। ये तो हमने आइडियल गैस में अजम्पशन में भी हमने लिखा था कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल की स्पीड सेम ही होगी। ठीक है, तो इसलिए जो पहला मॉलिक्यूल है, अब ध्यान से देखना, जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड ux1 होगी, तो उसके कारण फोर्स कितना आएगा, mu(x1) का स्क्वायर बाय एल। फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड x डायरेक्शन में ux2 होगी, कुछ डिफरेंट स्पीड होगी, तो उसके कारण फोर्स आएगा mu(x2) स्क्वायर बाय एल। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो सब लोग सेम ही ट्रेवल करेंगे क्योंकि डायमेंशन सेम है कंटेनर के सबके लिए, है ना। इस तरह से ये कहानी चलती रहेगी अप टू लास्ट मॉलिक्यूल जो है वो nth मॉलिक्यूल है, mu(x कैपिटल N स्क्वायर बाय एल। ये आ जाएगा अपना फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस सरफेस। सही है। सर एक डाउट है सर। पूछो। सर अगर सारे मॉलिक्यूल्स सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, मतलब सारे फैक्टर्स तो सेम ही है और बाहर से भी कोई एनर्जी अप्लाई नहीं हो रही, हम्म। सर फिर उनकी वेलोसिटी सेम क्यों नहीं होगी, मतलब अलग अलग क्यों होगी? कि वेलोसिटी सेम क्यों नहीं होगी, अलग अलग क्यों होगी यार। सेम इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि जब मॉलिक्यूल का एक दूसरे से भी कोलिजन होता है ना, जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये जैसे इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो अगर ये दोनों टकरा गए तो इनकी भी स्पीड वगैरह फिर चेंज हो सकती है ना, क्योंकि दोनों ही मोशन में है इस बार।
कल अपन ने बात की थी ना कि भाई एक 5 मीटर पर सेकंड से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, जो कि एक 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉल आ रही है जो एक खड़ी बॉल से टकराई, और दोनों 2.5 से मूव कर गए। तो आफ्टर कोलिजन द स्पीड्स में चेंज। कोई कोई मॉलिक्यूल जब वॉल से टकराएगा तब नहीं उसकी स्पीड चेंज होगी, क्योंकि वॉल स्टेशनरी है, तो जितनी स्पीड उसकी टकराने के पहले थी उतनी ही स्पीड उसकी टकराने के बाद रहेगी। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल एक रनिंग मॉलिक्यूल से टकरा रहा है तब तो स्पीड चेंज हो सकती है ना, क्योंकि दोनों ही मोशन में है इस बार। लेकिन दोनों की मतलब साइज और बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, तो सर वो हाँ, जो चेंज भी होगा वो भी सिमिलर ही होना चाहिए ना। चेंज होगा वो भी सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होना चाहिए मतलब, तो अरे तो दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि तुम्हारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटीज हमने सेम क्यों नहीं ली, ये वाली। हाँ सर यही है। ये यार सेम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें फिर वो कोलिजन वाला फैक्टर भी एक आता है ना, ऑब्लिक कोलिजन। ये तो उसमें पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास में, कि जब जब मॉलिक्यूल का सेंटर और सेंटर सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तब तुम्हारी बात सही है आयुष, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इसको हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन मतलब टेढ़ा कोलिजन, जैसे हम कैरम में कई बार टेढ़ा मारते हैं ना थोड़ा स्ट्राइकर को, ठीक है। अगर कैरम थोड़ा खेला होगा तो मेरी बात शायद समझ पाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंट ये मैंने लाइन गलत बनाई है, एक सेकंड रुको। कई बार ऐसा होता है कि सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन होती है, आज जरूरी नहीं है कि सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन के अलोंग ही मॉलिक्यूल मूव करे, ये जरूरी थोड़ी ना है। ऐसे भी तो मूव कर सकती है ना कि ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तब भी तो कोलिजन होगा ना इन दोनों में। यस सर। सर समझ ऐसा रहे भी हो? कह सकते हैं कि हाँ, एक मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा कोलिजन एक्सपीरियंस कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है, तो उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब एक ज्यादा से टकरा रहा है, दूसरा कम से टकरा रहा है, ऐसा। नहीं नहीं, बात ये है कि देखो मैं बहुत आसान वर्ड्स में तुम्हें समझा देता हूँ। ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब कोलिजन होता है तो एक्सिस के अलावा, क्योंकि जब ये ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है ना, तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि ये वेलोसिटी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस में, अब इसके कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, तो कंपोनेंट यस कैसे सर। लोगे, ऐसे और ऐसे, है ना। तो जो यस सर। वेलोसिटी है वो एक्स और वाई एक्सिस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कई बार ऐसा होगा कि ये जो अभी अपन वेलोसिटीज एक्स 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 में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलावा, कोलिजन के बाद कई बार ऐसा होगा ना कि ये जो ux2 है इसका एक कंपोनेंट uy2 में चला गया, तो ux2 की वैल्यू कम हो गई, यस सर। है ना। तो इसलिए जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है ना। इसलिए हम उसको डेरिवेशन में उसको अलग अलग कंसिडर करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये बात हुई। अब देखो, ये हमारा आ गया फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब हमको एक एवरेज्ड फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सा टर्म है। तो देखो एवरेज फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप m बाई एल को कॉमन ले लो। पहले हम थोड़ा इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप m बाई एल को कॉमन ले लो, तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ux1 का स्क्वायर प्लस ux2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन uxn का स्क्वायर। सही है, सही कह रहा हूँ ना। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये वाला जो टर्म है ना, ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इन्होंने इन सबका एक एवरेज ले लिया है। एवरेज समझते हो ना, मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस सर। ठीक है, तो देखो एवरेज इन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि एक एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, पढ़ा है। हाँ हाँ सर, वही पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो एवरेज वैल्यू ली है, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ यू एन स्क्वायर,
इसको एवरेज वैल्यू ऑफ इन्होंने यूएन स्क्वायर लिखा है, यूएन स्क्वायर नहीं होगा, ये यू आई स्क्वायर होगा, है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, यू आई स्क्वायर, है ना। यू आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होगी, है ना। यू आई क्या है, कोई किसी ith पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर है ना। तो ये जितने भी इस तरह के पार्टिकल्स हैं उन सब की एक एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू हम यू आई स्क्वायर की कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो उसको क्या बोला जाता है, उसको ऐसे बोला जाता है यू, मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू एन बार का स्क्वायर, है ना। यूएन मतलब टोटल एन पार्टिकल्स हैं, है ना। सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो उसकी हम स्क्वायर्ड स्पीड की बात कर रहे हैं और उनका आपको बार मतलब एवरेज लेना है, ठीक है। तो एवरेज कैसे लेंगे, वही सिग्मा यू आई स्क्वायर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू एक्स वन का स्क्वायर प्लस यू एक्स टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस यू एक्स एन का स्क्वायर बाय एन, है ना। एवरेज ऐसे ही लोगे ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बताओ। सर यूआई क्या है वो समझ नहीं आया। यूआई मतलब कोई भी ith पार्टिकल, जैसे अपन nth टर्म बोलते हैं ना, nth टर्म ऑफ एपी, हाँ यस। है ना। तो यूआई मतलब कोई भी ith, मतलब फर्स्ट पार्टिकल, जैसे जैसे फर्स्ट पार्टिकल हो गया तो उसकी वैल्यू यूआई यू वन स्क्वायर है, जैसे सेकंड पार्टिकल हो गया तो उसकी वैल्यू यू टू स्क्वायर है। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज हैं उसका हमें एवरेज लेना है, इसलिए अपन यहाँ पे यू आई लिखा है। आई मतलब कोई भी वेरिएबल है कुछ भी। आपको ith पार्टिकल, आई मतलब ith पार्टिकल, जनरल जनरल टर्म जिसे कहते हैं ना, ठीक है। तो ith टोटल कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स, तो ये ऐसे n जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका हमने एवरेज ले लिया, ये हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। यस सर। तो वैसे अगर आप इसको स्कूल में लिखोगे ना तो इसको ith पार्टिकल करके मत लिखना यार, क्योंकि उनको पता नहीं फिर समझ में आए ना आए। आप ऐसा करो, इसको फिर n के टर्म्स में ही लिख लो। एक सेकेंड रुको, एवरेज वैल्यू आप इसको लिख लो यू एन स्क्वायर, है ना। वो एक्चुअली उसको यू एन स्क्वायर लिखना थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि n मतलब तो होता है कि आप nth पार्टिकल की बात कर रहे हो ना, nth पार्टिकल मतलब जो लास्ट पार्टिकल ठीक है। हम तो उस तरह के सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ठीक है, ये स्कूल में फिर अगर ये इसको आप यू आई स्क्वायर लिखोगे तो उसको उनको समझ में नहीं आएगा आई का क्या मतलब है, तो आप ऐसे ही लिख लो एवरेज वैल्यू ऑफ यू एन स्क्वायर, मतलब इस तरह की जो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, ऐसी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका हमें क्या लेना है, एवरेज। समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। तो ये देखो, ये हमने एक एवरेज्ड स्क्वायर स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे एक्स डायरेक्शन में, है ना। फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, इसको हम कैपिटल एफ एक्स बोल सकते हैं, है ना। फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स इन एक्स डायरेक्शन, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब हम इस इतने बड़े टर्म को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना एन इंटू यू बार एन का स्क्वायर, है ना। ये वाला जो टर्म है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू यू बार एन स्क्वायर, ठीक है। ये देखो मैं अगले लाइन में इसको लिख के बता देता हूँ, आपका ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट है ना, डिवाइडेड बाय एन, इस सॉरी रुको यार, पूरा ही लिख देता हूँ मैं। ये वाला जो आपका टर्म है ना, यू एक्स वन का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस यू एक्स एनथ टर्म का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू यू स्क्वायर बार एन, सही कह रहा हूँ। इस टर्म को उठा के यहाँ भेज दिया मल्टीप्लाई में, है ना। अब ये वाला जो टर्म आया इसको आप कहाँ पे डाल सकते हो, इसको आप इस इक्वेशन में डाल दो, है ना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख लेना, सब्स्टिट्यूट दिस इन सब्स्टिट्यूट दिस इन एफ एक्स, है ना। जो एफ एक्स की अपनी इक्वेशन बनी थी उसमें हम
उसमें हम इस वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे इस टर्म की जगह पे, तो अपना आंसर क्या जाएगा, m/l इंटू दिस वैल्यू, राइट। तो वी कैन से दैट fx is equal to m/l into this value n into u n स्क्वायर बार। सही कह रहा हूं? Yes. बताओ। तो ये देखो, ये अपन ने एक एवरेज्ड फोर्स कैलकुलेट कर लिया है fx, ठीक है, सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब देखो, अब हम यहाँ पे अगले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो अब आप ये लाइन लिख लो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। ऑल द थ्री डायरेक्शंस आर इक्वल, all the three directions are equal as the motion is totally random, as the motion is totally random in all the directions, ठीक है। hence, है ना। तो इसका इसका मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। ये लाइन ऐसा कहना चाह रही है कि एवरेज्ड स्पीड एक्स डायरेक्शन में, एवरेज स्पीड जितनी होगी वो एवरेज स्पीड वाई डायरेक्शन में भी उतनी ही होनी चाहिए, और वो एवरेज स्पीड जेड डायरेक्शन में भी उतनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है ना। गैस में, गैस के जब कंटेनर में गैस भरी रहती है तो उसके लिए तीनों डायरेक्शंस क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। ये पॉइंट समझ में है? ऑल द थ्री डायरेक्शंस आर इक्वल एज द मोशन इज टोटली रैंडम इन ऑल द डायरेक्शंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, Yes, sir. अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यू स्क्वायर, है ना। तो यू स्क्वायर क्या है? यू स्क्वायर ये वाला टर्म है ना, जो जनरल वेलोसिटी है बिना किसी कंपोनेंट किए, ये, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो जो मॉलिक्यूल है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका हमने कंपोनेंट किया है ना। तो ये जो वेलोसिटी है u, इसके करस्पॉन्डिंग हमने यू स्क्वायर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यू स्क्वायर क्या आएगा, यू स्क्वायर की एवरेज स्पीड हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई पहले पार्टिकल की स्पीड, सॉरी ये बार नहीं आएगा, है ना, प्लस दूसरे पार्टिकल की स्पीड एंड सो ऑन अप टू लास्ट पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर। एक सेकेंड, ये मैंने गलती से बार लगा दिया था, है ना। डिवाइडेड बाय, हम एवरेज लेने की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सही है। Yes, sir. तो अब ये जो यू स्क्वायर बार है, ये किसके बराबर होगा बताओ? दिस विल बी इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर बार प्लस यू वाई स्क्वायर बार प्लस यू जेड स्क्वायर बार, है ना। तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताओ। No, sir. Yes. नहीं तो sir. क्योंकि यहाँ पे हम ये टोटल स्पीड ले रहे हैं और यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्पीड ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो जो टोटल स्पीड है वो इंडिविजुअल स्पीड के बराबर ही होगी ना। मतलब ये Yes, sir. आपको वेक्टर में ये चीज पढ़ाई होगी कि जैसे जैसे कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जो स्क्वायर है उसको हम ये लिख सकते हैं ना। मतलब एक मिनट रुको, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो। इसका मेरे को बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो इस वेक्टर का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस ये बात सबको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बार स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी वही किया है अपन ने कि अगर एक वेक्टर ये है तो आप सब पे ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हो, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना? ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एक ही बात है। ए स्क्वायर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म, है ना? अभी अपन यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं कर रहे, है ना? अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे। ये चीज पढ़ी है सबने वेक्टर में, फिजिक्स में। तो सेम बात यहाँ पर है कि देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, है ना? तो अपना अपना यू वेक्टर कितना था? हमारा यू वेक्टर क्या था? यू एक्स। हमारा यू वेक्टर था यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, है ना? ये हमने शायद लिखा भी है पहले स्टार्टिंग में, ये देखो ये लिखा है, ये हमारा यू वेक्टर था, राइट? तो जब हम इसका Yes, sir. स्क्वायर स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। सही है Yes, ना? sir. तो अपना जो यू स्क्वायर है वो क्या होगा? यू एक्स स्क्वायर। देखो मैं इस टर्म को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, एक सेकेंड बस। ये मतलब आप समझ लो, ये वाला जो स्टेप है ये आपको स्कूल में या कहीं लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझ लो, आपको समझ में आना चाहिए, है ना? तो अपना जो यू स्क्वायर है वो होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इतना तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, है ना? No, sir. ठीक है, अभी अपन वेक्टर्स की, अभी अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आई जे के वगैरह की अपन बात नहीं करेंगे, आई जे के हट जाते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, जब हम सिग्मा यू स्क्वायर की बात करेंगे, सिग्मा यू स्क्वायर मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी स्पीड का आप सम करोगे ना। ये तो अभी एक पार्टिकल की स्पीड है ना? Yes, sir. हाँ. सारे सबकी सम करोगे तो उसका सबका सम एक्स डायरेक्शन में होगा, सबका सम वाई डायरेक्शन में होगा, यू वाई स्क्वायर, और सबका सम जेड डायरेक्शन में होगा, यू जेड स्क्वायर। जो एन पार्टिकल्स है सबका सबके लिए सबमिशन करोगे ना, इसमें कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं किसी को? सर अब अपॉन एन हो जाएगा शायद. आप दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दो, तो एन से हाँ. डिवाइड कर Yes. दोगे तो क्या होगा, ये मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, है ना? ये आपने एन एवरेज से आ डिवाइड कर दिया, तो ये सब एन से डिवाइड हो गए। So the moment you are dividing all these three terms by n, what are you going to get eventually? Sigma u square by n। ये क्या हो गया? u बार स्क्वायर हो गया ना, n से डिवाइड कर दिया मतलब एवरेज ले लिया, डंडा लग गया ऊपर। सही है? Yes, sir. तो u स्क्वायर बार इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर बार प्लस, बस मतलब आगे की कहानी तो पता ही है, सेम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है ये एक पार्टिकल के लिए है। फिर जब अपन ने सिग्मा लगाया तो ये सारे पार्टिकल्स के लिए हो गई, और जब हमने एन से डिवाइड किया मतलब हमने क्या ले लिया? एवरेज। क्लियर हो गया सबको कि ये स्टेप कैसे आई? यस सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया, या तो तुमको अगर लग रहा है तो ये स्टेप रट लेना, मतलब ये डेरिवेशन देखो इंपॉर्टेंट तो है, तो या तो ये स्टेप रट लेना, अगर नहीं रटना है तो ऐसे समझ के कर लेना, जैसे तुम्हें सही लगे। मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, अब मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। ठीक है, तुम ये जो 3 स्टेप्स है तुम चाहो तो इसको साइड में नोट कर सकते हो पेंसिल वेंसिल से या दूसरे कलर से, क्योंकि ये आपके समझने के लिए, ये आपको डेरिवेशन लिखने के दौरान इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है ना? तो चलो ये बात हुई, अब अपन आते हैं तो ये अपना यू बार स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, है ना? यू बार स्क्वायर मतलब सारे सारे पार्टिकल्स की स्पीड। ठीक है, सारे पार्टिकल्स की स्पीड हर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। सही है? तो इसको अब देखो, ये जो यू ये तीनों स्पीड तो बराबर है, ये देखो ये जो तीनों टर्म ये बराबर है, नहीं है क्या? है ना? तो इसको अपन Yes, क्या sir. लिख सकते हैं? 3 यू एक्स स्क्वायर X square.
यस सर। है ना। तो ये देखो, ये जो अपना स्पीड है ये क्या आ गया, 3 ux² के बराबर आ गया इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन fx की बात करते हैं ना। तो अपना जो fx था, fx क्या हो जाएगा, अपना जो fx था, एक सेकेंड रुको, fx अपना हो जाएगा m/l और m/l, और ये टर्म आता है n इंटू 1/3 इंटू यू बार का स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, m/l n, है ना। तो ये m/l n इतना टर्म तो सेम है, ठीक है। अपन ने क्या किया, ये जो un² था, ठीक है, इसको अपन ने क्या लिख दिया, 1/3 ऑफ u², है ना। इसको अपन को कायदे से ये जो टर्म है ना, आप इसको uxn² लिखो, ठीक है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात हो रही है ना। समझ में आ रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं। ये जो अपन ने n टर्म्स का लिखा है, ये अपन ने कौन से डायरेक्शन में कैलकुलेट किया, x डायरेक्शन में किया है ना। यस सर। तो इसको uxn करके लिख लो, और ज्यादा थोड़ी क्लियरिटी रहेगी जब दोबारा डेरिवेशन देखोगे ना, क्योंकि ये डेरिवेशन अरे थोड़ा फोर्स। कंफ्यूजिंग है। इसको आप n की जगह xn लिख लो, xn, है ना, xn। तो xn से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि हम n पार्टिकल्स की x डायरेक्शन में एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। सही कह रहा हूं ना। ये फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है क्या? एफ एक्स लिखा है तो हाँ हाँ बिल्कुल, फोर्स भी x डायरेक्शन में, ये भी xn हो ये जाएगा। फोर्स बोलो, इक्वल्स टू एफ आई, वही वाली कंडीशन होगी इसमें। दोबारा बोलो जोर से। सर इसमें भी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ आई इक्वल्स टू एफ जेड वाली हो जाएगी। वो अपन अभी आगे करेंगे उस चीज को, है ना। सर ठीक है, अभी देखो, ये जो चेंज है ये क्यों चेंज करना जरूरी है, समझ में आ गया आपको कि क्यों इससे क्लियरिटी अपनी और बढ़ेगी। तो ये वाला जो टर्म है ये अपना u/xn² आया था, ठीक है। अब देखो, तो अब ये जो टर्म है ये हम ये कह सकते हैं कि जो xn और yn और zn सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड हर डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में सेम रहेगी, राइट। सही कह रहा हूं ना। यस सर। तो ये अपना हो जाएगा un², है ना। un मतलब कि हम सारे n पार्टिकल्स की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो ये किस किस का सम होगा, uxn uyn uzn, xn yn zn, यहां पर xn आ जाएगा। क्लियर हुआ ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें, बताओ, बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब देखो, ये जो अपन ने fx की इक्वेशन है ये अपन ने यहां से उठाई, fx अपना आया था m/l n uxn बार का स्क्वायर। तो अपन uxn को किससे अब रिप्लेस कर रहे हैं, u से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमको तो सिर्फ भाई x डायरेक्शन में थोड़ी ना डील करना है, हमको तो तीनों डायरेक्शन में डील करना है, y और z, ठीक है। तो इसलिए जो fx है वो देखो अपन ने क्या लिखा, हमने uxn की जगह हमने क्या लिख दिया, un²/3। क्लियर है। तो ये वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा, un² डिवाइडेड बाय 3। क्या ये टर्म सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई यस डाउट सर। तो नहीं किसी को, आराम से नो देख सर। लो, है ना। प्रेशर वॉल्यूम कहाँ से आएंगे? प्रेशर वॉल्यूम अभी आएंगे आगे, धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो ये तुमको क्लियर हो गया, अच्छी बात है ना। ये फोर्स अपना आ गया एक्स डायरेक्शन में, है ना। अब देखो, अब अपन निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ भाई, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यस सर। तो फोर्स मतलब Fx
अपॉन एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, है ना, मतलब ये वाला जो फेस है, अभी अपन इसी फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, हम इस फेस पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं और हम बोल देंगे कि जितना ये फेस प्रेशर फील कर रहा है उतना ही कंटेनर प्रेशर फील कर रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, प्रेशर ऑन दिस फेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑन कंटेनर, राइट। यस सर। तो देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब एफ एक्स अपॉन एरिया, तो एरिया कितना है उस सरफेस का, एल स्क्वायर, क्योंकि वो सरफेस एक स्क्वायर है, एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर, सही कह रही हूँ ना, बोलते जाओ भाई। यस सर। तो एफ एक्स बाई एल स्क्वायर, तो बस ये देखो, अब ये जो एफ एक्स है ये टर्म आप इसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सॉल्व होके जो बचेगा, मैं डायरेक्ट वो लिख देता हूँ अब, आपका सॉल्व होके बचेगा, देखो 1/3 m n un स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय एल क्यूब, एल क्यूब है ना, ये चीज सॉल्व होके बचेगी, ठीक है। तो भाई अब ये वाला जो टर्म है एल क्यूब, ये बताओ क्या है ये, समझदार को इशारा, काफी जल्दी बताओ, एल क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, है यस ना, सर। ये जो एल क्यूब है ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमको डिराइव करना था, हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, उसी में हमने वॉल्यूम की जुगाड़ कर ली, तो दो टर्म तो अपने आ गए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, P इज इक्वल टू 1/3 m n स्क्वायर बार बाय कैपिटल वी, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू m n स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो भाई। यस सर। तो ये जो यस सर। इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसको काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस कहा जाता है, पॉपुलरली काइनेटिक। अभी अपन इसमें और सुधार करेंगे, अभी अपनी कहानी सिर्फ 80% खत्म हुई है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस इस इक्वेशन को कहा जाता है, ठीक है। और एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, और दूसरा टर्म क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलना चाहिए इसको, मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। मीन स्क्वायर स्पीड का क्या मतलब है, उल्टा चलना चालू करो, आपने स्पीड्स देखी, स्पीड्स की वैल्यू ली, सारी वैल्यूज स्पीड्स की जितनी वैल्यूज है उन सबको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उन सबका मीन ले लिया, मीन लेने का मतलब क्या है, उन सबका एवरेज ले लिया, एवरेज मतलब जितनी भी वैल्यूज है उन सबको जोड़ा और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया, मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड फाइनल मीन स्क्वायर स्पीड है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है ना, ये देखो एन के नीचे अपन ने कुछ एक्स वाई जेड नहीं लिखा, सिर्फ अपन ने एन लिखा है, बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो उसको हम टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या होता है, ये टर्म आप ऐसे ही लिख लो बीच में। तो देखो समझदार को इशारा काफी, मीन स्क्वायर स्पीड तो अपन ने लिख ही लिया था, है ना, मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब पता है आपको, बस इसका रूट ले लो तो वही हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, है ना। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर, है ना। तो ये टर्म एक्चुअली अगर आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये किस तरह से आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको ये दिखेगा बाहर एक रूट, है ना, u1 स्क्वायर, ये बार नहीं आएगा अब तो, क्योंकि अब तो हम एवरेज एक एक वैल्यू ले रहे हैं, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस प्लस un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही होगा ना रूट मीन स्क्वायर, है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये टर्म जो है वो बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। स्पीड मतलब सारी स्पीड लिख लो पहले, u1 u2 u3 u4 un, सारी स्पीड लिख ली, सारी स्पीड को स्क्वायर कर दो, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर un स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, सबको मीन ले लो, मीन मतलब एवरेज ले लो,
मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हो गया आपका मीन स्क्वायर स्पीड, और फिर इसकी लास्ट में लगा दिया अपन ने रूट। बोलो आयुष। इसके क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ, रूट मीन स्क्वायर अभी मतलब आगे आएगा तब मैं बता दूंगा क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। इसको शॉर्ट में आरएमएस भी बोला जाता है, आरएमएस, आरएमएस स्पीड, यू आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आता, क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले पे आता है, वो मैं बता दूंगा अभी, है ना। अभी बस इसको लिख के रखो और हम डेरिवेशन को अब खत्म करते हैं धीरे धीरे। देखो, तो ये जो है ये आपका आ गया काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, है ना। केटीजी से ये आपके फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से रिलेट करेंगे, है ना। देखो कैसे, अगला टॉपिक लिखो, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ गैसियस, वेरिफिकेशन ऑफ गैसियस लॉज यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या कि गैसियस लॉज, गैसियस लॉज कौन कौन से हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, याद है। तो वो जितने भी लॉज थे उन सबको हम काइनेटिक इक्वेशन, मतलब जो ये वाली इक्वेशन है, इससे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो लॉस हमने पढ़े वो सही है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर ऐसा है कि ये देखो, सबसे पहले अपन ने एक टर्म लिखा था, हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, याद है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, कल हमने पोस्टुलेट में लिखा था, पेज पलट के देखो। यस सर। सबसे लास्ट में जो हमने टर्म लिखा था मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने सबसे लास्ट में लिखा था कल कि हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। तो यू स्क्वायर जो है वो हम एवरेज स्पीड लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, सबकी स्पीड डिफरेंट है। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। सही कह रहा हूँ ना, ये कल लिखा था अपन ने, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, राइट, है ना। इसको मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ कि ये क्या था, लास्ट पॉस्टुलेट, ताकि आप लोग बाद में पढ़ो तो आपको पकड़ में आ जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। दिस वाज लास्ट पॉस्टुलेट, है ना। ठीक है, अब देखो, अब अपन वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आपका ये जो लास्ट पॉस्टुलेट है इसमें हम देखो कैसे मैनिपुलेशंस करते हैं। जो हमारा हाफ एम यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, इसको हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हाफ एम यू बार स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी, है ना। ये हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो बताओ। सर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो अपनी है काइनेटिक इक्वेशन, इसको मैं लिखता हूँ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को। हमारी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस थी पीवी इज इक्वल टू एम एन यू एन बार का स्क्वायर बाय 3, है ना। एम एन यू एन स्क्वायर बार बाय 3, राइट। ये क्या थी हमारी काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन, है ना। अब हम इसमें सर क्या करें, बोलो। सर यहाँ पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ मोल्स? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो हमने लिया था, ये तो काइनेटिक इक्वेशन है ना। काइनेटिक इक्वेशन में याद करो ना एन क्या था। हाँ सर यस। ठीक है, तो देखो ये अपनी ये मान लो अपनी पहली इक्वेशन है और ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस टर्म को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसको किससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो यहाँ पर पीवी तो आ गया, यहाँ पर एनआरटी नहीं आया। तो एनआरटी मतलब टेम्परेचर कैसे आएगा, टेम्परेचर तब आएगा ना जब हम ये वाला टर्म यहाँ पर जनरेट कर दें। जैसे ही हम ये वाला टर्म यहाँ पर जनरेट कर देंगे तो इसकी जगह पे हम ये टेम्परेचर वाला टर्म यहाँ पे लिख देंगे। सही कह रही हूँ। यस सर। तो ये देखो यहाँ पर हम एन लगाना भूल गए। अब देखो, आप यहाँ पर हाफ जनरेट करो, ठीक है।
तो देखो m un बार स्क्वायर, m un बार स्क्वायर ये तो है, बस आपको एक हाफ जनरेट करना है। तो हाफ जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सही है। तो ये वाला जो टर्म है हाफ m u बार n स्क्वायर है ना, हाफ m u बार n स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा लैम्डा t, सही कह रहा हूं। Yes, sir. तो ये जो 2/3n है हम इसको अलग कर देते हैं, देखो इसको मैं लिख देता हूं पुट, या रुको अभी अपन इसको कर देंगे, ये 2/3n, इसको तो लिखो अलग और इसको लिखो अलग, हाफ m u n स्क्वायर बार। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलते जाओ भाई। Yes, sir. तो बस अब क्या बचा, ये जो है इसको आप लिख दो फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 इस वैल्यू को हम लैम्डा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन में हम क्या लिख देते हैं, देखो पी वी इज इक्वल टू 2/3n, है ना, बाहर आ जाएगा 2/3n, और अंदर क्या लिख देंगे हम लैम्डा टी, है ना। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये लिखा है हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये जो टर्म है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये लैम्डा टी, है ना। तो ये लैम्डा आ गया, अब ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर अपनी क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2/3 लैम्डा एन टी, ठीक है। तो अब ये अपना आ गया 2/3 लैम्डा एन टी, तो ये थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा हो गया, किसके जैसा हो गया, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के जैसा हो गया ना, पीवी इज हाँ इक्वल टू सर. एनआरटी के जैसा हो गया, जहां पे एनआरटी वाला टर्म क्या होता है ना, एन आर। तो आर तो एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है ना। एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, सही है। तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के टाइप का हो गया, बोलो हाँ कि ना। सर ये कैसे पता 2/3 लैम्डा आर के बराबर है? हाँ उसको उसी को अभी अपन वो करेंगे वैलिडेट, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कोरिलेट करते हुए कहते हैं, देखो अगली लाइन में लिखो कंपेयरिंग, सर कंपेयर कर देते हैं. हाँ एक मिनट में अभी समराइज कर दूंगा, कंपेयरिंग दिस विथ पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, तो वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, देखो हमको क्या मिलेगा, एक तो देखो हमको मिलेगा लैम्डा, है ना, मतलब इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लैम्डा एन को हम लिख सकते हैं एन आर, है ना, 2/3 लैम्डा कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू आर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, सर एक डाउट है. हाँ बताओ। सर अगर हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी डिराइव कर रहे हैं तो सर हम वही फाइनल पीवी इज इक्वेशन से इक्वल टू कंपेयर कैसे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ऐसा है कि वो जितने भी हमारे वो थे, लॉ. जो हमारे वो थे लॉजिक्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उससे हमने एक इक्वेशन डिराइव कर ली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, उन सबको यस सर. कंबाइन करके फिर ये दूसरे तरीके से हमने एक इक्वेशन डिराइव करी। अभी ये जो दोनों इक्वेशन है ये सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो उन कांस्टेंट्स को हमने रिलेट कर दिया, समझ में आ यस रहा है। सर. मतलब जैसे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हम प्रूव करते हैं ना, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप एल एच एस को सॉल्व करके आर एच एस के बराबर कर दो, या आर एच एस को सॉल्व करके एल एच एस के बराबर कर दो, या एल एच एस आर एच एस को दोनों दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहो, तो दोनों एक टाइम पे एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। यस सर. उस तरह की हरकत यहाँ पे की गई है। तो ये देखो आपका ये 2/3 लैम्डा, अब इसको अपन कंपेयर कर देते हैं, ये जो टर्म है ये एनआर के बराबर है ना। तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना रहेगा, अब हमको यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर जनरेट करना रहेगा,
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको भी हमको मोल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2/3 लैम्डा n, ठीक है, इंटू Na और बाय Na। सही है, इसको हमने किसके बराबर किया, nr के, मतलब वो तो है ही ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये वाला जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, n/Na, नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। है ना। यहाँ पे जुगाड़ आप लोग खुद ये लॉजिकली खुद ही कर सकते हो, जो n/Na है, क्योंकि हमको राइट साइड में दिख रहा है हमको नंबर ऑफ मोल्स बनाना है, तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स बना दिए, है ना। ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगा, n/Na, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल n, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है 2/3 लैम्डा Na, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, राइट। सही कह रहा हूँ, यस सर। है ना। तो अपना ये वाला जो टर्म है ऑन कंपेयरिंग जो हमारा लैम्डा है, देखो अब अपन यहाँ पे कह सकते हैं दो कंक्लूजन्स की, एक तो मतलब दो क्या, ये तो n हो गया, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2/3 लैम्डा इज इक्वल टू r। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ना 2/3 लैम्डा इज इक्वल टू r, 2/3 लैम्डा Na भी आएगा, है ना, 2/3 लैम्डा Na इज इक्वल टू r। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो सर। ठीक है। यहाँ पे ये दिखा देना कि ये जो n है ये n एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो 2/3 लैम्डा अपना r के बराबर आ गया। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3/2, है ना, r/Na, ठीक है। तो बस एक ये कांस्टेंट है ना, लैम्डा जिसको कि 3 r भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, r एक कांस्टेंट वैल्यू है, Na एक कांस्टेंट वैल्यू है, सही कह रहा हूँ। तो यस ये सर। r/Na मिलके एक नया कांस्टेंट बना दिया जाता है, इसे k, जिसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। ये जो k है इसे बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन। कई बार इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है डायरेक्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो अपन को पता होना चाहिए कि वो फिर r/Na की बात कर रहा है ना। तो ये हो गया अपना, देखो हमने पूरी तरह कंपेयर कर दिया, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लैम्डा लैम्डा एक कांस्टेंट था, है ना। ये जो वेरिफिकेशन है ये सही क्यों है, देखो इस पॉइंट पे मैं आता हूँ। लैम्डा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए क्या, बताओ। यस सर। तो देखो यहाँ पर जब हमने लैम्डा को 3/2 r/Na के बराबर प्रूव किया है, तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ना, 3 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, r एक कांस्टेंट है, Na एक कांस्टेंट है, तो चारों मिला के ये कांस्टेंट प्रूव हो गया ना, मतलब सही है। जो PV इज इक्वल टू nRT हम इक्वेशन पढ़ते हैं वो बिल्कुल सही है। यस स- सर। समझ रहे हो ना रिलेशन रिलेट कैसे किया गया है दोनों चीजों को, यस सर। ठीक है। तो ये k इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि r/Na के बराबर होता है, एक तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। और बस इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है अब हम उनको फाइनली लिख लेते हैं और हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर इन्होंने RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, नहीं यार थोड़ा लंबा ही चला जाएगा, तो अपन ऐसा करते हैं इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेशन तो खत्म हो गया तुम्हारा, डेरिवेशन इतना ही था, इसके आगे बस टर्म्स हैं, जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होती है, RMS स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो वो अपन अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। डेरिवेशन समझ में आ गया ना, ये KTG एक का। बार हमारा हाँ समराइज कर लो, देखो आप तो बस ये याद रखो कि आपको ये लेके आना है ना। तो इसमें देखो इस बार मैं उल्टे डायरेक्शन में समझाता हूँ तो समझ में जाएगा। प्रेशर चाहिए, है ना, प्रेशर एक फेस पे कैलकुलेट कर लो, वही पूरे कंटेनर में होगा। एक फेस पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक फेस पे फोर्स, है ना। ध्यान से सुनते जाना, आपको चाहिए रहेगा एक फेस पे फोर्स, ठीक है। तो आपने एक फेस पे फोर्स कैलकुलेट करोगे, तो फोर्स के लिए आपको चाहिए रहेगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो आपको दोनों टर्म्स चाहिए रहेंगे, मोमेंटम और टाइम, है ना। यस।
तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने मोमेंटम निकाला, उससे आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, 2m(ux) आ जाएगा, ठीक है। टाइम आपको 1 टाइम चाहिए, है ना। तो 1 टाइम का मतलब क्या होता है, देखो फोर्स किसके कारण आएगा, एक कोलिजन के कारण, है ना। जो आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स किसके कारण आएगा, एक कोलिजन के कारण, ठीक है। यस तो पहले आप एक कोलिजन में कितना टाइम लगता है वो निकालोगे, और एक कोलिजन में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो एक कोलिजन में कितना टाइम लगता है वो तो हम निकाल सकते हैं, कि डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है जब वो एक कोलिजन करता है, और किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। सही कह रहा हूं। तो इससे आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 1/t, आपका ये टर्म आ जाएगा। तो इससे आपका जो फोर्स है, फोर्स आ जाएगा आपका Fx, है ना। अब Fx जो है, उसके बाद हमने देखो क्या किया था, ठीक है। ये देखो, ये आपने Fx कैलकुलेट किया, है ना। उसके बाद आपने ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर को आपने Fx, यहाँ पर ये देखो, ये समझने वाली बात है कि ये जो प्रेशर है, मेरे को ये बताओ कि ये जो प्रेशर है, ये हमने यहाँ पे Fx क्यों लिया है। यहाँ पर तो फिर से हमको एक मतलब नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहिए था, Fx प्लस Fy प्लस Fz, फिर उसका प्रेशर हमको कैलकुलेट, उसकी फोर्स हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था। सर एक्स डायरेक्शन में फोर्स मतलब तीनों डायरेक्शन का इक्वली होगा फोर्स, शायद इसलिए। हाँ मतलब ये क्वेश्चन लॉजिकल है, समझ में आ रहा है ना सबको। देखो यस सर। यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि भैया सीधी सी बात ये है ना, कि आप जब इस सरफेस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस सरफेस पे फोर्स तो इस वेलोसिटी के कारण आएगा ना भाई। जो वेलोसिटी ऊपर जा रही है या जो बाहर आ रही है, वो उस वेलोसिटी से तो पार्टिकल इससे टकरा ही नहीं रहा है ना। बात समझ में आ रही यस है कि सर। नहीं। अरे ये वाला, जैसे ये अगर सरफेस है, तो इस सरफेस पे जैसे आप तीन कंपोनेंट की बात कर रहे हो, एक यूएक्स कंपोनेंट, एक यूवाई कंपोनेंट, और एक ये जो बाहर आ रहा है यूजेड कंपोनेंट। तो तो भाई अगर आप इस सरफेस पे प्रेशर की बात कर रहे हो, तो इस सरफेस से टकराने वाली वेलोसिटी की बात करोगे ना, क्योंकि कोलिजन तो इस वेलोसिटी के कारण हो रहा है ना। इस सरफेस पे यूएक्स वेलोसिटी के कारण हो रहा है ना, वो यूवाई यूजेड से थोड़ी ना हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे जब आप इस पे प्रेशर निकालोगे, तो इसके लिए जब आप फोर्स रखोगे, तो वो फोर्स इस वेलोसिटी के कारण आएगा, इनके कारण नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर मतलब तीनों डायरेक्शन का फोर्स सेम भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों वेलोसिटी। डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, मतलब तीनों डायरेक्शन में फोर्स भी सेम है। तो जैसे आप अगर ये वाला सरफेस कवर, ये देखो, ये वाला सरफेस अगर आप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के लिए ले रहे हो, तो इसके लिए आप Fx को कंसीडर करोगे। अगर आप ये वर्टिकल, ये वाला ऊपर वाला सरफेस लेते, तो आप ये वाली वेलोसिटी Fy कैलकुलेट कर लेते उस केस में, क्योंकि उस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो Uy के कारण आएगा, Ux और Uz के कारण तो आएगा नहीं, है ना। यस सर। तो इस तरह से फोर्स जो है वो सभी डायरेक्शन में सेम है, तो हमने कोई भी एक डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट कर लिया, उसके कारण हमें किसी भी एक सरफेस पे प्रेशर पता चल गया, वही प्रेशर पूरे कंटेनर में चलेगा। ये बात समझ में आई सबको। यस सर। तो बस अब Fx आपको कैलकुलेट करना है, बस उसकी कहानी तो पता ही है यार, फिर और क्या बचा अब तो जिंदगी में। ये जो Fx है, आपने ये निकाल लिया, पहले आपने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लिया, है ना। अब आपको ये बात तो पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल तो उस सरफेस से टकरा नहीं रहा होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, सबके कारण निकाल लिया। अब सबके कारण निकालने में दिक्कत ये कि ये बहुत बड़ा टर्म होगा, तो आपने सोचा इतना बड़ा बड़ा टर्म बार बार लिखने से अच्छा एक एवरेज वैल्यू में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आपने फिर एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये जो बड़ा टर्म है ना, दिक्कत क्या कर रहा है, ये न्यूमरेटर ही तो दिक्कत कर रहा है, तो इस बड़े टर्म को एक छोटे से टर्म से हमने ये रिप्लेस कर दिया, है ना। क्लियर हुआ। अब दिक्कत ये कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो यूएक्सएन तो है नहीं, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी तो क्या है, यू वेलोसिटी है। सही कह रहा हूँ ना। तो हमने लास्ट में बस क्या किया कि ये जो यूएक्सएन है, इसको हमने यूएन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यस सर। तो तभी अपनी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई। देखो यूएक्सएन जैसे मान लो आपका 9 है, मतलब जैसे यूएक्सएन आपका 3 है,
तो आपका UN कितना होगा 9, तो 9/3 कितना हो जाएगा 3। तो वो तो बात है ही ना कि जैसे मॉलिक्यूल अगर टेढ़ा मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका एक कंपोनेंट ही तो आएगा इस सरफेस पे, उससे मतलब एक्चुअल वेलोसिटी से तो कम वेलोसिटी इस सरफेस से टकरा रही होगी ना। लॉजिकली समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि यहाँ पे हमने इसको यूएक्सएन के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा, यूएन के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल जो उसकी वेलोसिटी है वो यू ही है। क्वेश्चन में आपको जो वेलोसिटी दी रहेगी वो यू की टर्म्स में दी रहती है, वो जनरली कंपोनेंट क्वेश्चन करके नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए हम भी जो बात कर रहे हैं वो हम और ज्यादा जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि हम एक्सएन तो हम निकाल सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ओरिजिनल वेलोसिटी दी हो तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो, उसके लिए आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने उसको ऐसे सॉल्व किया कि हमने तीनों कंपोनेंट को बराबर कर दिया। समझ में आया? सर जेई एडवांस में आते हैं क्या डेरिवेशन? नहीं एडवांस में भी नहीं आते? नहीं नहीं, डेरिवेशन कभी नहीं आते, बस ये टर्म्स पूछ सकता है कि भाई, जैसे वो ये पूछ लेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ, है ना। मतलब इस तरह से टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि भाई कोई मान लो 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यूएक्स जो उनकी वेलोसिटी है, कंटेनर की जो क्यूब की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो बताओ क्या फ्रीक्वेंसी होगी कोलिजन की। तो अब वो स्टूडेंट तभी बता पाएगा जब उसने डेरिवेशन सही से समझा होगा। बात समझ में आ रही है ना? डेरिवेशन नहीं आता, डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं अगर क्वेश्चन टफ बनाना है तो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। डेरिवेशन आपके स्कूल में आएंगे आएंगे तो। ठीक है, 10 क्लियर हो गया मार्क्स सबको? Yes, कर sir. लोगे अब डिराइव? यस सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, आप लोग कर लेना पार्ट 3, और पार्ट 3 कर लेना, फिर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कर लेना, है ना। इतना अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या कोई नया बैच बनाएगा? नया बैच मतलब? सर नया बैच बनाएगा विपुल जेबी का? हाँ, JB2 एक नया बैच बना है अच्छा। है ना। तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट।